हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रैश कोर्स के पहले दिन में। आज हम रेक्टिलिनियर मोशन टॉपिक करेंगे और रेक्टिलिनियर मोशन जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द फिजिक्स हमें काम आती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जेईई या नीट में क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी को होनी चाहिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सकें। इस क्रैश कोर्स की डिटेल्स अगर आपने मिस कर दी थी तो वो जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और वहां से आप क्रैश कोर्स की फुल डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो तैयार हो जाइए आपकी आज की पढ़ाई के लिए। गुड लक। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो ये सबको पता ही होगा, बेसिक चीजें हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम डिस्कस करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, और कैसी क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है, पाथ लेंथ के बराबर। कि पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, जैसे मान लो वो ऐसे कुछ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी पॉइंट को जोड़ने वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट जो वेक्टर होगा ए और बी को जोड़ने वाला, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ की लंबाई है ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट या उसके मैग्नीट्यूड से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। मतलब अगर पार्टिकल की हमें इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, और ये वेक्टर होता है एवरेज वेलोसिटी भी, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी भी होती है। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन को क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड बोला जाता है। और एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है, वैसे ही एवरेज स्पीड भी हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ी होती है या बराबर होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में हम क्या होता है, डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर पाते। तो क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, कई बार हमें उनको अप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो देखो, एवरेज किसमें निकाला जाता है, एवरेज एक इंटरवल में निकाला जाता है। और इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है या क्या स्पीड है पार्टिकल की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। और मैथमेटिकली उसको हम क्या लिखते हैं, dx बाय dt, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ये हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि जैसे कोई पार्टिकल इस तरह से अगर मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर जैसे ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी कहाँ होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग। इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आ रही है तो ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर देखें, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यूं हो जाएगी v2। ठीक है, इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी यूं हो जाएगी v3। तो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसी के मैग्नीट्यूड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है।
ठीक है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में जो हमारा स्पीडोमीटर है वो जो शो करता है वो क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस जैसे हमने देखा था एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या तो बराबर होगी या ज्यादा हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी। उसके बाद एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, ये एक्सीलरेशन होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ये किसके बराबर होता है, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या v dv बाय ds। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। तो एक आप भी सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है ना, आपके पास 30 सेकेंड्स है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए तो एक बार देख लीजिए क्या करना है, जैसे हम समझे कि कैसे आंसर निकाला जाता है। तो क्या दे रखा है कि जो पार्टिकल की इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है पार्टिकल की, इक्वेशन है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, x मीटर में है, t सेकंड में। रिटार्डेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी क्या होगी, dx बाय dt। तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है ना, 8 का डेरिवेटिव 0, 12t का 12, t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो आ जाएगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आ जाएगा माइनस 6t। अब क्या पूछ रहे हैं, रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, तो वेलोसिटी को हम 0 कर दें, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से आ गया 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा, 4 का रूट। अब एक्सीलरेशन क्या आएगा 2 सेकेंड पे, माइनस 6 इंटू 2, दैट इज माइनस 12। अच्छा, माइनस 12 क्या हुआ, एक्सीलरेशन। अब इसी में से माइनस साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिटार्डेशन आ जाएगा। तो रिटार्डेशन वुड बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0, और एक्सीलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, चेंज इन पोजीशन, जो हमने डेफिनेशन में देखा था, तो उसको हम x फाइनल माइनस x इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल केस होता है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। इसके बाद जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड केस है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दैट इज मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो हम कुछ इक्वेशंस यूज करते हैं जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन बोला जाता है। तो कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, तो फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये तो आपने पढ़ी भी होगी कई बार, ये जो और इक्वेशंस लिखी है हमने, ये आपने नहीं पढ़ते तो इसको भी पता होना चाहिए। तो s कैन ऑल्सो बी रिटन एज vt माइनस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s को ऐसे भी लिखा जा सकता है vt माइनस हाफ at स्क्वायर। कई बार हमें फाइनल वेलोसिटी पता होती है, इनिशियल नहीं पता होती, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को अगर x फाइनल माइनस x इनिशियल यूज कर लूं, तो x फाइनल को क्या लिख सकते हैं हम, x इनिशियल को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x इनिशियल प्लस ut, इस इक्वेशन में बात करें तो ये आ जाएगा,
plus half at square. Displacement can also be written as u plus v by 2 into t. ये भी एक काम की इक्वेशन है, कई जगह यूज हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v plus u by 2। अच्छा ध्यान रखना, ये सभी रिलेशंस तभी वैलिड हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड एक होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। और मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, और वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी। किसके बराबर होता है, g डाउनवर्ड्स। जो एक क्वेश्चन देखें, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. Find the value of t. तो सबसे पहले हमें देखना है क्या गिवन है और उसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन बेस्ट सुटेबल है यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें 10, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 20, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 135, और टाइम हमें निकालना है। तो इसमें बेस्ट होगा हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, ये यूज कर ले। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 135, u प्लस वी हो गया 30 बाय 2, और टाइम हमें निकालना है, 2 से 30 काटोगे 15, तो t इज इक्वल टू 135 बाय 15, तो यह रहेगा 9 सेकेंड। तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन पार्ट 2, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन तक कवर किया था, तो अब हम उसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। चलो, तो आज हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही एक केस होता है, जिसमें एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रेविटी के कारण एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड होता है, उसको क्या बोला जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब इसमें जो कुछ केसेस होते हैं, एक तो पार्टिकल इज ड्रॉप्ड एट रेस्ट फ्रॉम हाइट h। तो अगर पार्टिकल को कुछ हाइट से हमने रिलीज कर दिया, h हाइट से रिलीज कर दिया, तो उसकी एक तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितने टाइम पे वो ग्राउंड पे टकराएगा, और उसकी स्पीड क्या होगी टकराने से जस्ट पहले। ओके, ये सेशन वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। कंटेंट जो लिखा हुआ है स्लाइड्स पे वो आपको इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन मैं जो भी चीजें समझाऊंगा हिंदी में समझाऊंगा, तो इसलिए शिवानी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो हम अपने टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर पार्टिकल को हमने h हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो पार्टिकल को अगर h हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा कि उसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड से टकराने में, और उसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या है कि इसका एक्सीलरेशन तो g होगा कांस्टेंट नीचे की तरफ। अब एक्सीलरेशन g है और इसको डिस्प्लेसमेंट कितना करना है h, और रेस्ट से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s h के बराबर हो जाएगा और u 0 हो गया। तो जो टाइम है यहां से हम निकाल सकते हैं अंडर रूट 2h बाय जी, दिस विल बी द टाइम। और स्पीड क्या आएगी ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले, तो स्पीड आएगी अंडर रूट 2gh के बराबर। ये हम उससे निकाल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको हमें याद भी रखना है कि अगर एक पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया जाता है तो जमीन पे टकराने में जो उसको टाइम लगता है वो अंडर रूट 2h बाई जी होता है, और स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो होती है अंडर रूट 2gh। ठीक है, फिर एक दूसरा केस होता है कि अगर पार्टिकल को हम u स्पीड से फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होगा। तो अगर पार्टिकल को हम u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, और फिर वो वापस लौटेगा। मोशन में सिमेट्री होती है, तो h हाइट वो ऊपर गया तो उसको टाइम जो लगेगा वापस ग्राउंड तक आने में, वो टाइम क्या होगा 2u बाय जी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं कि y डायरेक्शन में जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आएगा तो y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हमें याद भी रखना है कि अगर पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका जाता है u स्पीड से, तो वापस ग्राउंड तक आने में जो उसको टाइम लगता है वो टाइम होता है 2u बाय जी, और हाइट जो वो मैक्सिमम अटेन करता है वो होती है u स्क्वायर बाय 2g। तो इनको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, और बाकी अगर कुछ और पूछा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा सकते हैं
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। 2 balls are dropped from height h and 2h respectively from the earth surface. The ratio of time of these balls to reach the earth is. तो हमने क्या देखा कि एक बॉल को अगर हम h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है नीचे तक आने में। उसको जो टाइम लगता है नीचे तक आने में वो टाइम लगता है √2h/g। ठीक है, ये टाइम लगता है उसको नीचे आने में। अब ये टाइम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्ट हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब एक की हाइट है h, एक की हाइट है 2h, तो जो t1/t2 है, तो t1/t2 क्या हो जाएगा? तो रूट, इससे हम ये बोल सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। तो t1/t2 हो जाएगा √h/2h, क्योंकि एक की हाइट h है, एक की हाइट है 2h, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1/√2। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, 1:√2। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था, गुड। तो दिस वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। तो एक ये क्वेश्चन कीजिए और बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो क्या करोगे इसमें हम इस चीज का यूज करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड से जब ऊपर फेंकते हैं, जैसे हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, तो क्या होता है, सिमेट्री होती है पाथ में। हमने इसको फेंका, ये ऊपर से वापस नीचे आएगा, तो देयर इज सिमेट्री इन दी पाथ। सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे नीचे से ऊपर जाने में अगर टाइम लगा t1, तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है? t2 टाइम लगता है। ऐसे ही सेम लेवल पे अगर देखें हम, तो यहां पे स्पीड अगर v1 है, तो जब ये लौटेगा तो लौटते वक्त भी यहां पर स्पीड v1 के बराबर ही होगी। ठीक है, फिर ऐसे ही यहां से जब ऊपर जाने में अगर कुछ t2 टाइम लगा, तो ऊपर से इस लेवल तक आने में भी t2 टाइम लगेगा। तो अगर हम इस सिमेट्री का यूज करेंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं, या फिर हम एक दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा था, s की एक इक्वेशन क्या होती है, vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ये यूज करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, लास्ट के t सेकंड में कितना ये ऊपर जाएगा। तो लास्ट के t सेकंड की बात कर रहे हैं, तो अब हमको ये नहीं देखना कि कहां से लास्ट का t सेकंड है, मतलब जो भी लास्ट का t सेकंड है इसको मैं 0 मान लूं, तो ये लास्ट के t सेकंड में यहां पहुंच गया। तो लेकिन यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो मैं यहां पर फाइनल वेलोसिटी को 0 लिख सकता हूं। और अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को ऊपर पॉजिटिव मान रहा हूं, तो एसिलरेशन को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एसिलेशन को लिखना पड़ेगा -g, ठीक है, इनटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हाफ gt स्क्वायर विल बी दी आंसर। या फिर हम ऐसे सोचें कि भाई जितना टी टाइम में टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया होगा, बाय सिमेट्री टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस नीचे भी टी टाइम में आया होगा उतना ही, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे उसी पॉइंट तक आने में टी टाइम लगा होगा। तो हम डाउनवर्ड मोशन को देख लें, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या हो जाएगा, u0 हो जाएगा, एसिलरेशन g। अब मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकता हूं डाउनवर्ड मोशन के लिए। और देखो पॉजिटिव नेगेटिव हम पर निर्भर करता है, हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हैं, किसको नेगेटिव मानना चाहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, तो अब इसमें हम इक्वेशन लगा सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut वाली टर्म 0 हो गई और हाफ at स्क्वायर, तो a किसके बराबर हो गया, g के बराबर, तो ये हाफ gt स्क्वायर। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो एक तो सिमेट्री का यूज कर सकते हैं कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में सिमेट्री होती है, और दूसरा हम ये यूज कर सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, जिसमें मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? तो अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार चैट पे मेंशन कर सकता है। ठीक है, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा सिमेट्री का ध्यान रखना है। गुड, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको करो। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर
it is found that it travels 45 meter in the last second of its journey. Find out the height of the tower. टावर की हाइट हमें बतानी है। देखो अब समझो क्या करना है हमको। क्या दे रखा है? पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। अब इसमें हम nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लेट nth सेकेंड बी दी लास्ट सेकेंड। ठीक है, तो nth सेकेंड है मान लो लास्ट सेकेंड, तो nth सेकेंड हमने लास्ट सेकेंड मान लिया। तो हम ये इक्वेशन लगा दें, Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो Sn तो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो लास्ट सेकेंड में 45, और रेस्ट से ड्रॉप किया मतलब रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और एक्सेलरेशन g/2 कितना हो गया 5। ठीक है, हम नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान रहे हैं अब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, और दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 2n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, सो n इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड। तो जो हाइट होगी टावर की, अब हम इक्वेशन लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 ही है, तो h इज इक्वल टू डायरेक्टली हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और t टोटल टाइम जितना टाइम उसको नीचे आने में लगा, तो वो टोटल टाइम किसके बराबर है 5 सेकेंड के बराबर। तो हाफ इंटू g 10 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो 2 से 10 को काटोगे तो आया 5। नाउ 25 इंटू 5 इज 125 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आकाश पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो लास्ट क्वेश्चन अलग था, लास्ट क्वेश्चन में तो लास्ट t सेकेंड्स में, अच्छा लास्ट में यहां पे ध्यान रखें 1 सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट t सेकेंड्स की बात कर रहे हैं। जो फॉर्मूला Sn वाला है वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए लगता है, मतलब लास्ट का सेकेंड। ठीक है, समझ आ रहा है? लास्ट 2 सेकेंड या लास्ट 3 सेकेंड के लिए नहीं लगा सकते, 1 सेकेंड के लिए लगा सकते हैं Sn वाला फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन में लास्ट t सेकेंड्स की बात कर रहे थे। अगर t1 होता लास्ट 1 सेकेंड में, तो हम ये वो वाला फॉर्मूला लगा सकते थे इन टर्म्स ऑफ u, लेकिन लास्ट t सेकेंड्स के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। चलो सिद्धार्थ इसमें बोल रहे हैं इसको गैलीलियो ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? गैलीलियो ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं सिद्धार्थ, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं उसको समझाता हूं और फिर इसी क्वेश्चन को चलो मैं दोबारा गैलीलियो ट्रिक से भी बताता हूं आप लोगों को। तो जिनको नहीं पता है पहले उनको मैं गैलीलियो ट्रिक बता देता हूं और फिर बताते हैं कैसे उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हमने दे रखा है वैसे कि nth सेकेंड का हमने फॉर्मूला लगाया और उससे हम ये हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम गैलीलियो ट्रिक पढ़ते हैं और उससे भी इसको कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड्स ये क्या कहता है? तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड्स कहता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, देन रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोल सकते हैं इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स इज इन द रेशियो 1:3:5:7, दैट इज रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या कहता है गैलीलियो ट्रिक कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इफ u is 0 and acceleration is constant, acceleration constant मतलब acceleration का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, acceleration की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो if initial velocity is 0 and acceleration is constant, then ratio of displacements in successive time interval, इसका मतलब क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ t सेकेंड में, अब अगले t के इंटरवल में यानी कि 2t माइनस t में, मतलब टाइम का इंटरवल सेम होना चाहिए। तो पहले t टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगले t टाइम में, अगले t टाइम का मतलब 2t से t के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले t टाइम में यानी कि 3t से 2t के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रेशियो 1:3:5:7 ऐसा ऑड नंबर का रेशियो होता है। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चेंज होगी, वो वापस लौट भी नहीं सकता। तो इसलिए चाहे हम डिस्प्लेसमेंट बोलें चाहे डिस्टेंस बोलें, दोनों का रेशियो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या आएगा? 1:3:5 के बराबर आएगा। ठीक है, ओके, चलो एक और बार बता देता हूं।
तो क्या कहता है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड्स कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इफ इनिशियल वेलोसिटी u इज जीरो एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो जो इक्वल टाइम इंटरवल है, ध्यान रखना है टाइम इंटरवल इक्वल, अब इसमें 1 सेकंड जरूरी नहीं है, 1 सेकंड का भी इंटरवल हो सकता है, 2 सेकंड का भी इंटरवल हो सकता है, 5 सेकंड का भी हो सकता है, या कोई भी आधे सेकंड का भी हो सकता है। किसी भी टी टाइम का इंटरवल, अगर पहले टी टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अगले टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट उसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब पहले टी टाइम में s हुआ तो अगले टी टाइम में 3s हो जाएगा, और उससे अगले टी टाइम में 5s हो जाएगा, इस तरह से। तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो है वो 1:3:5:7 इस तरह से ऑड नंबर का रेशो होता है। ठीक है, अब यही चीज हम लगा सकते हैं, जैसे एक पार्टिकल को अगर रेस्ट से हमने ड्रॉप कर दिया, अब रेस्ट से ड्रॉप कर दिया तो उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ग्रेविटी के कारण जी, तो वही इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशो 1:3:5। मतलब अगर इसने पहले किसी टी टाइम में, मान लो ये टी टाइम लिया यहां से यहां जाने में, इस टी टाइम में अगर इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट s किया होगा तो अगले टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा 3s, फिर अगले टी टाइम में कितना हुआ होगा 5s। और देखो अगर रेस्ट से ड्रॉप किया तो 1 सेकंड की बात करें, अगर मैं मान लू t1 के बराबर है, सपोज इफ t इज इक्वल टू 1, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ gt² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो g को 10 मान ले, t1 है तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो अगर एक पार्टिकल को रेस्ट से अंडर ग्रेविटी हमने ड्रॉप किया तो पहले 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो अगले 1 सेकंड में कितना करेगा 15। ठीक है, तो अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि क्या रखा था, लास्ट सेकंड में 45 किया, अब ड्रॉप किया तो पहले 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो, अब इसको हम इधर देखें तो पहले 1 सेकंड में कितना करेगा 5, अगले सेकंड में कितना करेगा 15, अगले में कितना करेगा 25, उसका 5 गुना, फिर 7 गुना 35, और फिर 45। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 5वां सेकंड होगा, आखिरी सेकंड। और हाइट कितनी होगी, इन सबको सम कर दें, 5, 15, 25, 30, 35, तो 35, 45 और 50 कितना हो गया, सॉरी 45 और 5 कितना हो गया 50। ऐसी 35 और 15 भी कितना हो गया 50, 50, 50, 100 और एक बचा 25, तो 125। ऐसे भी ये हाइट गैलीलियोज लॉ से फाइंड की जा सकती है। ठीक है, गैलीलियोज लॉ समझ आया, और कैसे उसको हम अभी ये जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक बार क्लियर हो गया तो बता दीजिए, फिर हम आगे उसके और प्रॉब्लम्स देखते हैं जो गैलीलियोज लॉ से कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। चलिए गुड है ना, और थोड़ा सा अपने को क्या करना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि क्रैश कोर्स है, हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते एक टॉपिक में, तो आपको अटेंटिव होके कोशिश करनी है फटाफट हम उस चीजों को समझ सकें। चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो इसको, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा। तो स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो स्टोन ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और वही एक्सेलरेशन कितना है g। अब क्या कह रहा है, h1 h2 h3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड और अगले 5 सेकंड, मतलब सक्सेसिव टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो h1 जो है ये पहले 5 सेकंड का है, तो h2 किसके बराबर होगा, तो अगले 5 सेकंड का, या h1 को मैं x मान लो, तो h2 किसके बराबर होगा 3x, और h3 किसके बराबर होगा 5x। ठीक है, अब हमें इनमें रिलेशन बताना है और इक्वेट, तो अब इसमें ऐसा कुछ रिलेशन दे नहीं रखा, तो हम x को देखें तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आएगी h1 के बराबर, यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आएगी h2/3 के बराबर, और यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आएगी h3/5 के बराबर। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन कीजिए। देखो इसमें थर्ड और सेकंड की बात की, तो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या दे रखा है,
अच्छा, अब इसमें सॉरी गैलीलियोस लॉ नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, एक और चीज, तो हमें बिना सोचे समझे भी गैलीलियोस लॉ नहीं लगाना है। अब इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी। अब देखो, गैलीलियोस लॉ डायरेक्ट तब लगता है जब पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है, कई बार हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे गैलीलियोस लॉ लगाने लगते हैं। नहीं, अब इसमें हमें इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी। तो क्या पूछा, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन द थर्ड एंड सेकंड। तो इसमें हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यू कितना है 10, ए कितना है 10, तो 10 बाय 2, और टाइम की जगह 3 रख दें, तो 2 इंटू 3 माइनस 1। तो 10 प्लस 10 बाय 2 इज 5, 3 बाय 2 6 माइनस 1 इज ऑल्सो 5। तो ये कितना आ जाएगा, 35 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर S2 कितना आ जाएगा, U तो 10 ही रहेगा, प्लस G को 10 बाय 2 दे रखा है, तो 10 लेना है तो 10 बाय 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 ये आ जाएगा, विच इज 10 प्लस 5 इंटू 3। तो ये आ जाएगा, सॉरी ऊपर ये 35 था, ये आ जाएगा 25। तो हमें क्या चाहिए, इनका रेशियो, तो S3 बाय S2 वुड बी इक्वल टू 35:25, दैट इज 7/5। करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड वन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा सबको। चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन को। पोजीशन, पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ऐसे अगर हम मान लें एक एक्सिस सिस्टम है और दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो इसमें ए को ओरिजिन से जोड़ने वाला जो वेक्टर है ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो आर ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओरिजिन से बी को जोड़ने वाला कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज आर बी वेक्टर। ठीक है, अब ए से बी को जोड़ने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, आर बी ए। आर बी ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये आर बी ए वेक्टर हो जाता है। अब देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि एक वेक्टर के हेड से अगर हमने दूसरे की टेल को जोड़ दिया, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे के हेड को जोड़ने वाला उनका क्या होता है, सम। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं अगर यहां पर हम, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। ठीक है, समझ आ रहा है। आर ए वेक्टर के हेड से हमने आर बी ए वेक्टर की टेल जोड़ी है, तो इसकी टेल और इसके हेड को जोड़ने वाला इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहां से हम आर बी ए वेक्टर अगर निकालेंगे, तो आर बी ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यानी कि कभी भी पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम जैसे b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है, तो b में से a को क्या कर देंगे, माइनस। देखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है बेसिकली उसको हम क्या मान रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब a को b कहां दिखाई देगा। अगर हम a को अपना ओरिजिन मान ले, ऑब्जर्वर मान ले, तो b उसको किस तरफ दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, b के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर माइनस करके इसको फाइंड किया जा सकता है। अब वेलोसिटी वेक्टर निकालना है अगर, तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ऐसे वेलोसिटी वेक्टर निकल जाएगा। और ऐसे अगर एसिलरेशन वेक्टर निकालना है एक पार्टिकल का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो एसिलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज एसिलरेशन ऑफ b माइनस एसिलरेशन ऑफ a। इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एसिलरेशन वेक्टर निकाले जा सकते हैं रिलेटिव में। अब इसका भी यूज क्या होता है, कई बार तो क्या होता है डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि कितना वेलोसिटी वेक्टर होगा, कितना एसिलरेशन वेक्टर। या इसका एक यूज क्या है कि अगर
एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है रिलेटिव में, इफ ए रिलेटिव इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ए रिलेटिव अगर कांस्टेंट है देन तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको रिलेटिव में भी लगा सकते हैं। v relative can be written as u relative plus a relative into t, ठीक है, s relative is equal to u relative into t plus half a relative into t square and v relative square is equal to u relative square प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है ऐसे। तो ये इक्वेशन अब हम रिलेटिव में भी लगा सकते हैं अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये रिलेटिव का बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। चलो, जैसे अब एक क्वेश्चन है, इसको करके देखो। तो इसको करने को तो बिना रिलेटिव के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना रिलेटिव से टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। तो रिलेटिव मोशन से करेंगे तो वो टाइम हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसको करके देखो क्या आंसर आता है। तो इसमें पोजीशन बतानी है जहां पे दोनों पार्टिकल मिलेंगे और टाइम भी बताना है कि कितने टाइम पर मिलेंगे, दोनों चीजें हमको बतानी है। चलो, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को शायद टाइम लग रहा है, तो एक बार समझिए रिलेटिव को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर रिलेटिव को यूज करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बिना रिलेटिव के करेंगे तो जरूर टाइम लग जाएगा। तो एक बार समझ लीजिए। तो क्या कह रहे हैं, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा समझिए इसको। तो पार्टिकल एक मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं बी। तो A को हमने ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और B को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है, सेम लाइन के अलॉन्ग, मतलब उसी लाइन के अलॉन्ग है, और इसको फेंका कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और हाइट जो है ये दे रखी है हमको 100 मीटर है। ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर टू पार्टिकल विल मीट। पोजीशन बतानी है जहां पर दोनों पार्टिकल मीट करेंगे। तो देखो, अब इसमें पहली बात, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, g डाउनवर्ड्स, और इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, g डाउनवर्ड्स। तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है, अब देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड है और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना है। तो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। अगर दोनों का सेम एक्सीलरेशन है g डाउनवर्ड, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन रिलेटिव क्या होगा, a1 माइनस a2, और वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस करोगे तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो a रिलेटिव इज 0, ठीक है। और u रिलेटिव, अब एक तो रेस्ट पे था, एक को 50 से हमने फेंका, और दोनों, ठीक है, एक तो रेस्ट पे था, तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इनिशियली। और रिलेटिव का मतलब हम एक को रेस्ट पे मान ले, जैसे इसको मैं ऐसे भी बताऊं कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि रिलेटिव का क्या मतलब होता है। देखो, रिलेटिव का मतलब ये भी होता है हम एक को रोक कर देखें। जैसे मैं बात करूं, अगर विद रिस्पेक्ट टू ए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हमने ए को रोक दिया, तो ए को रोक दिया तो बी उसकी तरफ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, 50। अब ए को रोकना है, मतलब उसका एक्सीलरेशन 0 करना है, उसका एक्सीलरेशन 0 करना है, यानी कि इसमें एक एक्सीलरेशन ऑपोजिट में ऐड करना पड़ेगा जी। तो इसके में भी ऐड करोगे तो इसमें भी ऐड करोगे, या हम ऐसा बोल देते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसको रोक के उसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन g था, इसको रोक के इसमें दे दिया, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो गया। अब वेलोसिटी इसके रिलेटिव ये रुका हुआ ही था, तो इसकी जो भी वेलोसिटी है ये इसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड।
तो दिस वे वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ए तो रुका हुआ है, देखो जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे हम अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को रुका हुआ मान ले तो दूसरी चीज का कैसा मोशन होगा, यही रिलेटिव का मतलब है। तो अब ए तो रुका हुआ है, बी उसकी तरफ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, 50 से। रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, तो बी को ए तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन, क्योंकि ए रिलेटिव 0 है, तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन ए रिलेटिव 0 है तो वो कुछ आएगा ही नहीं। तो एस रिलेटिव कितना हो गया, 100। यू रिलेटिव कितना हो गया, 50 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। ठीक, तो टाइम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो 2 सेकेंड के बाद ये टकराएंगे। अब कहां पर टकराएंगे, पोजीशन वेयर द टू पार्टिकल विल मीट। अब देखो ध्यान रखना है, ए के रिलेटिव बी को 100 मीटर चलना था, और ये रिलेटिव थी इक्वेशन, ठीक थी रिलेटिव के लिए। कहां टकराएंगे, तो टकराएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कहां टकराएंगे, तो 2 सेकंड पे जो ए की हाइट होगी या बी की हाइट होगी ग्राउंड से, वहां पर टकराएंगे। तो हम बी की हाइट निकाल सकते हैं, ए की भी निकाल सकते हैं, जिसकी भी निकालनी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकाल, अब सिर्फ रिलेटिव नहीं है, बी को देखना है सिर्फ। तो बी का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पे क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। 2 सेकंड पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें देखना है। तो बी की वेलोसिटी कितनी है, 50, टाइम कितना है, 2। अच्छा, अब अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो 2 से 4 काटोगे तो ये आ गया 2। तो 100 माइनस 20 दैट इज 80 मीटर। तो 80 मीटर की हाइट पर टकराएंगे। अगर देखो ए का डिस्प्लेसमेंट हम निकालते, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वो डिस्प्लेसमेंट आता 20, लेकिन आंसर कई बार हम 20 मार्क कर देते, वो ध्यान रखना। वो 20 तो ऊपर से नीचे आया 20, ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, 100 माइनस 20। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 60 meter high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी पार्टिकल की वेलोसिटी में हमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे मान लो एक बलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, उससे कोई पार्टिकल ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने का मतलब बलून के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अगर बलून 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हमने ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से कोई चीज फेंक दी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी 5 प्लस 5 10 हो जाएगी। बलून 5 से ऊपर जा रहा है, हमने बलून के रिस्पेक्ट में 5 से नीचे फेंक दी, तो नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 से हमने बलून के रिस्पेक्ट में फेंकी और बलून की 5 उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी पड़ती है ऐसे केसेस में। ठीक है, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बलून जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिजिक्स में देखो, अगर हम किसी क्वेश्चन का अगर फिगर बना के उसको समझेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आती है, खासकर जब लर्निंग फेज है तो अच्छे से कोशिश करो कि फिगर बना के हम उसको देखें। इफ द बलून वाज 60 मीटर हाई, बलून कहां है, 60 मीटर हाइट पे था। When the stone was dropped, जब इस पत्थर को ड्रॉप किया गया, तो जो पत्थर अगर ड्रॉप किया तो पत्थर की भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज ड्रॉप की जाती है तो उसके पास भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। फाइंड इट्स हाइट, किसकी हाइट, बलून की हाइट, व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। अब देखो ये स्टोन सीधे नीचे नहीं आएगा, स्टोन ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अच्छा, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं,
अब ध्यान रखना है, इसमें कई बार हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g लगा देते हैं टाइम के लिए, कि स्टोन कितने टाइम में ग्राउंड पे आएगा, तो हम अंडर रूट 2h/g फॉर्मूला लगा देते हैं। ध्यान रखना है, वो नहीं लगेगा, वो तभी लगेगा जब स्टोन को रेस्ट से ड्रॉप किया होगा। तो हमने ऊपर पॉजिटिव मान लिया, हम चीजों को लिख दें फॉर स्टोन। ठीक है, स्टोन के लिए क्या होगा पहले वो लिख दें हम। तो फॉर स्टोन u जो है वो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऊपर को पॉजिटिव माना तो एसिलरेशन -10 हो जाएगा, क्योंकि एसिलेशन तो नीचे होगा। और बलून फाइनली कहां टकरा रहा है, ग्राउंड में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, -60। अच्छा, ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेक्टर इक्वेशन है, सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ रखना है, और इसमें ऊपर जाने वाला मोशन और नीचे जाने वाला, सब में आंसर सही आ जाएगा, बस हमें हर चीज को प्रॉपर साइन के साथ रखना है। तो u पॉजिटिव हो गया, एसिलरेशन नीचे है नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। अब हमने इक्वेशन लगा दी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना हो गया, -60, u कितना हो गया 5, t हमें निकालना है, एसिलरेशन है -10, तो -10/2 -5 इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे तो 5 और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा t -4 ठीक है, और t +3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 12 ऐसा आ जाएगा। अब t नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो t कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि पत्थर कितने टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा, 4 सेकेंड के बाद। अच्छा, आकाश इसमें एक डाउट पूछ रहे हैं कि पत्थर को नीचे ड्रॉप किया गया। देखो, यही चीज मैं बता रहा था कि ड्रॉप किया मतलब बलून के रिस्पेक्ट में हमने उसको छोड़ दिया बस, लेकिन बलून ऊपर जा रहा था, बलून के साथ हम भी ऊपर जा रहे थे, तो पत्थर भी ऊपर जा रहा था। हमने अपने रिस्पेक्ट में उसको छोड़ दिया, तो उसके पास बलून की वेलोसिटी होगी। जैसे कोई, अगर हम कार में जा रहे हैं, तो अगर हम एक पार्टिकल को, पत्थर को ड्रॉप भी करेंगे तो पत्थर नीचे नहीं गिरेगा, क्यों, पत्थर भी कार के साथ चल रहा था। अगर हमने ड्रॉप भी किया तो अपने रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया, लेकिन उस पत्थर के पास वो वेलोसिटी है जो कार के पास थी, तो वो कहां जाएगा, थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ लेके आगे जाके गिरेगा। हाँ, बस डिफरेंस क्या है, जब तक पत्थर बलून में था या कार में था, उसकी वेलोसिटी, एसिलरेशन सब बलून से डिसाइड होगा। एक बार उसको हमने ड्रॉप कर दिया तो एसिलरेशन उसका ग्रेविटी से डिसाइड होगा। ठीक है, तो बलून ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो जब हमने पत्थर को छोड़ा तो उसके पास भी बलून की वेलोसिटी थी। तो 4 सेकेंड के बाद ये पत्थर किससे टकराया, ग्राउंड से टकराया। अब बलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो बलून 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20 मीटर। तो जो हाइट ऑफ बलून आएगी, तो पहले से 60 मीटर हाइट पे था बलून, और 4 सेकंड में कितना और चल लेगा, 20 मीटर और चल लेगा। तो हाइट ऑफ बलून विल बी 80 मीटर। ठीक है, तो ये यहां पर हमने सॉल्व करके उसको बता रखा है कि ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई चीज रिलीज की जाती है, तो उसके पास मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, एसिलरेशन नहीं होता। ध्यान रखना, एसिलरेशन किसके कारण होगा, फोर्सेस के कारण। तो ड्रॉप करने के बाद अब ग्रेविटी के फोर्सेस लग रहे हैं, तो एसिलरेशन उसका ग्रेविटी के कारण होगा। चलो, अब ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन में सबसे पहली बात तो एसिलरेशन टाइम ग्राफ की हम बात करें। एसिलरेशन टाइम ग्राफ, तो एसिलरेशन तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा एसिलरेशन टाइम, तो अगर एसिलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा, और अगर एसिलरेशन नेगेटिव है ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो एसिलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे
तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखो u इनिशियल वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट होता है। a एक्सीलरेशन है, ये भी कांस्टेंट होता है क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब यहां पे वेरिएबल क्या है? v। तो v किसका काम कर रहा है? तो v इज डूइंग द वर्क ऑफ y। दूसरा वेरिएबल क्या है? t। t किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। अब जो x का कोफिशिएंट है वो m कहलाता है, यानी कि, और ये किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन विथ slope is equal to a and ये c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट या इसको हम वेलोसिटी इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, तो मैं y इंटरसेप्ट लिख देता हूं। समझ आना चाहिए, जो y एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? u के बराबर। तो देखो अब इसकी इक्वेशन कैसे बन सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ऐसा कब बनेगा? अगर u पॉजिटिव होगा तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया और स्लोप भी पॉजिटिव है, यानी कि a भी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, u और a दोनों पॉजिटिव हो गए तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा कब बनेगा? तो इसमें u पॉजिटिव हो गया और v जो है, सॉरी, a जो है नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर ऐसा भी बन सकता है। ऐसा कब बनेगा? जब y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी u नेगेटिव हो गया, a भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट तरह के बन सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और लाइन का ग्राफ कैसे बनता है वो आइडिया होना चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, लाइंस वगैरह, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये अभी इस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो थोड़ा सा आप अपने लेवल पे उसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर ऐसे ही जा रहा है तो u क्या हो जाएगा? 0 और a क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन सकते हैं। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा? एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो टाइम में मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ ये बन जाएगा। और इसमें भी जो टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्सीलरेशन। तो इफ a इज पॉजिटिव देन ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा और अगर a नेगेटिव है, if a is negative then graph will be downward parabola। तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो t 0 पे अगर देखो इस इक्वेशन के हिसाब से तो 0 ही आएगा फंक्शन। ठीक है, और टाइम
मतलब अगर एसिलरेशन पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला ये बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पैराबोला का मिनिमा वाला पॉइंट हो, मैथमेटिकली ये ग्राफ ऐसे पीछे से जा सकता है, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ आगे वाला हिस्सा हमें बनाना पड़ जाता है। ठीक है, ये कब बना, अगर एसिलरेशन पॉजिटिव है। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर एसिलरेशन नेगेटिव है, अब u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव एसिलरेशन नेगेटिव, तो ऐसे टाइप का भी बन सकता है। ठीक है, तो ये एसिलरेशन नेगेटिव के लिए बन जाएगा। मतलब जब भी अपवर्ड पैराबोला बनेगा एसिलरेशन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा एसिलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना तो नहीं आएगा, जनरली ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना आएगा, या ग्राफ दिया है तो उससे इंटरप्रेट करना आएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमें पता है तो हम चीजों को बता सकते हैं। और एक और चीज कि ये जो इसका स्लोप होता है, जैसे वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, ds/dt या dx/dt, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम भी बोल देते हैं, और पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, तो कई बार ऐसे ग्राफ देके पूछ लेते हैं वेलोसिटी कहां पे जीरो होगी, तो टेंजेंट, अब स्लोप का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट का स्लोप। तो जैसे यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप मतलब tan थीटा, x, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल आएगा उसका tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है। मैक्सिमम वाले पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे वेलोसिटी टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एसिलरेशन, क्योंकि एसिलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ्स रिलेटेड पता होनी चाहिए। अच्छा, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें डिस्प्ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, देखो सबसे काम का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है, और खासकर अगर यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन है, क्योंकि अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही आ सकती है। भाई एसिलरेशन जीरो है तो ऐसी लाइन आ जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एसिलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप एसिलरेशन देगा, पॉजिटिव एसिलरेशन है तो ऐसी पॉजिटिव स्लोप की लाइन, नेगेटिव एसिलरेशन है तो नेगेटिव स्लोप की लाइन। तो अब ऐसा कुछ भी अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, देखो अब इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी पता चल ही रही है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, टाइम एक्सिस के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है, जो पॉइंट टाइम एक्सिस पर है वहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी हमें पता चल ही रही है। एसिलरेशन स्लोप से पता चल जाएगा कि पहले एसिलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यहां स्लोप नेगेटिव है तो एसिलरेशन नेगेटिव है। स्लोप निकाल सकते हैं हम tan थीटा से अगर हमें एंगल पता है या कोऑर्डिनेट्स पता है। फिर एसिलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर एसिलरेशन जीरो हो जाएगा, फिर एसिलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो एसिलरेशन भी निकल गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पता चलती है, एसिलरेशन पता चल जाता है, और हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये एरिया मान लो A1 है, ये एरिया मान लो A2 है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा क्लियर हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है ना, ये वाला एरिया A2 है और ये वाला एरिया A3 है। देखो एक्चुअली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पॉजिटिव वेलोसिटी है ऊपर, तो पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल ने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया। ये नेगेटिव वेलोसिटी हुई, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में चला, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। तो जो टोटल अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस में तो क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ को ऐड करना है, चाहे पार्टिकल आगे गया पीछे गया सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सारे एरिया को ऐड कर देते हैं। एरिया मतलब इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव कुछ नहीं ले रहे। A1 A2 A3 ऑल आर पॉजिटिव हम मान के चल रहे हैं। तो जो तीनों एरिया हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है
तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जो ऊपर पॉजिटिव साइड में एरिया आ रहा है वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइड में एरिया आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और उसमें से नीचे वाले एरिया को माइनस कर दें। क्यों, क्योंकि A1 आगे गया, A2 पीछे आया और फिर A3 आगे गया। तो डिस्प्लेसमेंट में तो क्या देखना है हमको, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत काम का ग्राफ होता है, उससे हमें वेलोसिटी मिलती ही है, स्लोप से एक्सीलरेशन मिल जाता है और एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उसमें भी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग एक्सीलरेशन है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक मिनट, सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूं, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, गुड। तो ये A2 नेगेटिव आएगा, A3 ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्शन है, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पूरा एरिया, तीनों एरिया क्या कर देने हैं, ऐड। क्योंकि ये बता रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में गया पार्टिकल इतना, ये बता रहा है फिर नेगेटिव में इतना चला, ये बता रहा है पॉजिटिव में फिर से इतना चला। तो डिस्टेंस में तो कितना चला वो इंपॉर्टेंट है, कहां चला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट है कहां चला, तो पॉजिटिव में कितना चला A1, फिर नेगेटिव में कितना चला A2, फिर पॉजिटिव में कितना चला A3। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम लेंगे तो नीचे वाले जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3। ठीक है, तो पहले मैंने मिस्टेक कर दी थी, गलत लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन है, इसको करो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा 6 सेकंड में, ये हमको बताना है। डिस्प्लेसमेंट पहले बताना है, ठीक है ना। देखो ऑर्डर भी देखो, कई बार क्या होता है हम करते सही हैं लेकिन समझते नहीं है क्वेश्चन को और इसलिए गलत हो जाता है। तो हमको समझ के बात करना है कि पूछा क्या है, उसी ऑर्डर में, रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में वर्ड्स यूज किए हैं उसी ऑर्डर में हमें आंसर्स देने हैं। चलिए, तो क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन। तो हम पहले एरिया लिख ही ले, इधर ही लिख ले फिगर में, ठीक है। अगर मेरे पास वैसे मतलब अगर ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन है तो हम अपने पेपर में लिख ले, फिर फर्स्ट एरिया A1 A2 A3 करके। तो मैं यही लिख देता हूँ, ये हाइट कितनी हो गई 4, तो ये 4 हो गई हाइट, और ये बेस कितना हो गया 2, तो 4 इंटू 2 8 इसका एरिया आ जाएगा। इसका बेस हो गया 2, हाइट भी हो गई 2, तो इसका एरिया आ जाएगा 4 और इसका भी एरिया आ जाएगा 4। तो अब हमें पहले क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। वैसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, बाकी हमको तो बिना लिखे दे, अब सोच के ही डायरेक्टली दिमाग में ही ऐड कर सकते हैं और करना आना चाहिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 4, तो 16 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलो एक ये क्वेश्चन करो। अब ये भी देखो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हैं और डिफरेंट एक्सेलरेशंस है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन है, इसको भी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम ग्राफ बनाएं। और ग्राफ कभी भी बनाना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाना है, वही हमको हेल्प करता है। ठीक है, चलो मैं इसको समझा देता हूं, थोड़ा टाइम भी कम है हमारे पास, तो बाकी आप बाद में प्रैक्टिस और करना। तो क्या दे रखा है, कार एसिलरेट्स फ्रॉम अ रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। तो हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना प्रेफर करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो देखो पहले कांस्टेंट रेट अल्फा से एसिलरेट कर रहा है, तो अल्फा से एसिलरेट कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। जिसका ये जो एंगल है, वैसे एंगल को मैं थीटा मान लूं,
तो टेन थीटा जो है ये अल्फा के बराबर हो जाएगा। आफ्टर विच इट डिसिलरेट्स, अब डिसिलरेट्स मतलब नेगेटिव एसिलरेशन आएगा, तो नेगेटिव एसिलरेशन ऐसी लाइन आ जाएगी। अब डिसिलरेशन बीटा है, डिसिलरेशन बीटा का मतलब मैं अगर यहां से एंगल लूंगा उस एंगल का टेन थीटा क्या आएगा, मतलब बीटा के माइनस, मतलब डिसिलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, बीटा के बराबर होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इधर से एंगल ले लेता हूं, क्योंकि डिसिलरेशन बीटा दिया, अगर मैं इस एंगल का टेन लूंगा तो वो एसिलरेशन आएगा, एसिलरेशन को क्या लिखना पड़ेगा, फिर माइनस बीटा लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे डिसिलरेशन दिया है तो मैं इस एंगल को मान सकता हूं, इसको मैंने फाई मान लिया, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं कि टेन फाई वुड बी इक्वल टू बीटा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस एंगल का अगर टेन लेंगे तो वो एसिलरेशन देगा, इस एंगल का टेन लेंगे तो वो डिसिलरेशन देगा। तो वापस से रेस्ट पे आ गया, यानी वेलोसिटी जीरो हो गई। और टोटल टाइम कितना लगा उसको, टी टाइम लगा टोटल, यहां से लेकर यहां तक टी टाइम उसको लगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर की होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, इसको मैं वी नॉट मान लेता हूं। अब देखो समझो इसमें क्या करोगे या कैसे करोगे। तो मान लो ये जो मैक्सिमम हाइट आई, इसको आने में जो टाइम लगा वो टाइम है t1। ठीक है, इधर कंजस्टेड हो रहा है, थोड़ा अलग से लिख देते हैं इसको। तो ये वाला जो टाइम है, ये वाले पार्ट का ये टाइम है हमारा t1। तो जो रिमेनिंग पार्ट का टाइम है ये टाइम आ जाएगा t माइनस t1। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि v नॉट बाय t1 इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। और टेन फाई क्या हो जाएगा, v नॉट अपॉन t माइनस t1, तो v नॉट अपॉन t माइनस t1 ये बीटा के बराबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, v नॉट निकालना है, t1 को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहां से t1 को क्या लिख सकता हूं, t1 को मैं लिख सकता हूं v नॉट बाय अल्फा, और यहां से मैं t माइनस t1 को क्या लिख सकता हूं, v नॉट बाय बीटा। देखो सॉल्व करते वक्त भी देखना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए आसान हो सकता है। तो हो सकता है इससे भी कोई आसान तरीका हो, मगर मेरे हिसाब से यही सबसे आसान होना चाहिए। तो अब इसमें हमको t1 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि t1 हमने माना था, बाकी सब चीजें गिवन है, तो हम 1 और 2 को ऐड कर दें। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो t1 कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू v नॉट बाय अल्फा प्लस v नॉट बाय बीटा आ जाएगा। तो इधर से v नॉट कॉमन लिया, अल्फा बीटा एलसीएम लिया, तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमें v नॉट निकालना था, तो v नॉट आ गया अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। बाकी कई बार इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेते हैं, तो एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हम बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा, तो हाफ बेस, बेस किसके बराबर हो गया t, और हाइट किसके बराबर हो गई v नॉट। तो v नॉट को यहां सब्सटीट्यूट करके हम डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं कि इस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आईआईटी में भी आया हुआ है, नीट के एग्जाम में, मतलब पीएमटी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ऐसे थोड़ा सा हमें ग्राफ का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम एसिलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो एक और चीज, अब एसिलरेशन टाइम ग्राफ हमने क्या देखा, एसिलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो dv कैन बी रिटन एज adt, dv को adt लिख सकते हैं, और उसको दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो dv का इंटीग्रेशन u से v तक करेंगे, टाइम को 0 से t तक करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन आएगा v, लिमिट रखेंगे v माइनस यू विच इज डेल्टा v, डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी, और ये इंटीग्रल a dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं मिलती हमें, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। कई बार ये भी मिस्टेक कर देते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को करें, देखें क्या आंसर आएगा इसका। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
its acceleration versus time is as shown in the figure. The maximum speed of the particle will be, maximum speed क्या होगी पार्टिकल की। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए और भी करना। चलो सिंपल सा, अब हम क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एरिया से पता चल जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल जीरो ही है। अब एरिया ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो 2 से 10 काटोगे आ जाएगा 5। तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वैसे हम ग्राफ का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं पता होता तो फिर क्या करना पड़ता, हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती, फिर उससे सॉल्व करना पड़ता। तो इतनी सब मेहनत नहीं करनी है, बेसिक चीजें याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता सकते हैं एरिया से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो लास्ट हमारा टॉपिक है, मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर कभी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल मेथड, इंटीग्रेशन के मेथड लगाने पड़ेंगे। तो क्या कराना पड़ेगा हमको, तो जैसे हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। ठीक है, अब अगर एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है, इफ एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब कांस्टेंट ये टाइम का फंक्शन है, देन हम क्या करेंगे, dv इज इक्वल टू at, मतलब एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt, ऐसे लिख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में लिमिट लगा सकते हैं, जैसे इनिशियल टाइम 0 पे वेलोसिटी अगर 0 दे रखी है 0, 2 दे रखी है 2, वैसे जो भी दे रखा होगा वो ले सकते हैं। फिर वेलोसिटी क्या होती है, ds बाय dt। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो ds इज इक्वल टू v dt हो जाएगा। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन ही होता है, तो डायरेक्टली हम इसको s लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। अच्छा, कई बार जरूरत पड़ने पे एक्सीलरेशन को हम v dv बाय dx भी यूज कर सकते हैं। ये कब करते हैं, मेनली इफ एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर एक्सीलरेशन x का फंक्शन है तो देखो, जब भी इंटीग्रेशन करना है तो जिस चीज का फंक्शन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो a एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू dx को हम क्या लिख देंगे, v dv। तो v को v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, x के फंक्शन को x के फंक्शन में। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, तो हमें फिर इन इक्वेशंस का यूज करके इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगे और आज का सेशन फिर हम कंप्लीट करते हैं। तो इसका आंसर निकालो क्या आएगा, पार्टिकल एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4t। अब यहां पे टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पे, इनिशियल वेलोसिटी है 5 के बराबर। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। देखो क्या करना है इसमें, तो हम लोग देखो कुछ याद भी नहीं रखना, तो हमें बेसिक चीजें ध्यान रखनी। बस a क्या होता है, a जो है ये क्या होता है, dv बाई dt। बस इतना याद रखो कि एक्सीलरेशन इज dv बाई dt। एक्सीलरेशन कितना है, 4t। तो 4t इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv इज इक्वल टू 4t dt। ठीक है, अगर डायरेक्ट याद नहीं भी रखना तो हम बस इतना याद रखें, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन v, अब टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है 5, तो हम लिमिट्स भी लगा सकते हो। टाइम कितने, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है वो हमसे पूछा गया है, तो हम इस तरह से लिमिट लगा दें। अब dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v, उसमें लिमिट्स लगा देंगे 5 से लेकर v। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इस पे लिमिट लगा देंगे। अरे 2 कैंसिल कर सकते हो, बाहर से कांस्टेंट है क्योंकि बाहर ले सकते हैं, लिमिट्स इसकी 0 से 2। तो यह रहेगा v माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे t में पहले 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 0 रखेंगे तो 0। तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एप्लीकेशन। तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन वाला पार्ट आज कंप्लीट हो गया। कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे।